So we are going to start today experimental verification of Snell's law, mainly Snell's law. Okay, या एक्सपेरिमेंटली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट कैसे करेंगे, लैब में ये काम तुम लोग को करना है, इसलिए थोड़ा डिटेल में ही बता देते हैं कि लैब में आप लोग को क्या क्या करना है और यहाँ का भी पॉइंट समझ आ जाएगा। कुछ न्यूमेरिकल्स भी इस नॉलेज के बेस पर मिल सकता है आप लोग को, यहाँ जो हम समझाने जा रहे हैं इसके बेस पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी आप लोगों को हो सकता है। ओके, सो बात को समझिए, एक तरह से समझो कि टॉपिक है हाउ टू फाइंड आउट एक्सपेरिमेंटली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास ब्लॉक। तो आप लोग को लैब में एक ग्लास ब्लॉक दिया जाएगा, ठीक है, लैब आप लोग कभी गए नहीं तो लैब में एक ग्लास ब्लॉक दिया जाएगा आपको, कुछ इतना साइज का, ये वैसे वुडन ब्लॉक है, इसी ढंग का एक ग्लास ब्लॉक दिया जाएगा, ठीक है। क्या करना है, ग्लास ब्लॉक को आपको एक व्हाइट पेपर पर रख के उसका आउटलाइन ले लेना है, सबसे पहला काम, ठीक है। यू हैव टू टेक द आउटलाइन ऑफ द ग्लास ब्लॉक, ठीक है। पूरा एक्सपेरिमेंट का डिटेल ही बता दे रहे हैं, फिर कैलकुलेशन में आएंगे। उस ग्लास ब्लॉक का आउटलाइन ले लेना है, ठीक है। आउटलाइन लेने के बाद ग्लास ब्लॉक हटा के कोई एक साइड में आप नॉर्मल बना लेना। पर्पस क्या है, क्या बोला मैंने, हम लोग क्या करने जा रहे हैं, जो ग्लास ब्लॉक दिया गया उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ढूंढने जा रहे हैं एक्सपेरिमेंटली। तो फिर हम लोग नॉर्मल बना लेंगे। नॉर्मल मेरा एडवाइस रहेगा कोई एक साइड में बनाना, ताकि बाकी रे इधर बन सके बढ़िया से, ठीक है। कोई एक साइड में नॉर्मल बनाना, इट्स माय एडवाइस। एंड जस्ट अ मिनट, हम आ रहे हैं, चार्ज खत्म होने वाला है, चार्ज यस, आई वाज टेलिंग दैट कि नॉर्मल को एक साइड में बना लेना, और इंसिडेंस एंगल तो तुम अपना मन से दे सकते हो, ठीक है, 30 60 जो मर्जी दे दो, ठीक है। कभी कभी वेरीफाई करने बोलता है तो 3 ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, जो हम काम करने जा रहे हैं वो चीज 3 बार अलग अलग एंगल के लिए रिपीट करना हो, ठीक है। फिलहाल हम एक ही एंगल के लिए दिखाएंगे, लैब में जब रिपीट करना रहेगा तो देन यू कैन रिपीट। हम मतलब कोई एक एंगल के लिए दिखा रहे हैं, लैब में आप लोग को 3 एंगल के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, और तीनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एवरेज करने होगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में थोड़ा बहुत एरर होता है, तो एरर को कम करने के लिए एवरेज करने का नियम होता है लैब में, कि कोई भी चीज 3 अलग अलग ऑब्जर्वेशन निकालना और फिर उसको एवरेज करना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एक एंगल में मैं दिखा रहा हूँ, लैब में आप लोग को 3 अलग अलग एंगल में करना होगा। कोई भी एक एंगल प्रोट्रैक्टर से नाप के बना लेना। यहाँ सपोज मान लो मैंने 60 डिग्री बना दिया, ओके, मान लो कि 60 डिग्री बना दिया मैंने, ये 60 डिग्री में इंसिडेंस कर रहा है, सपोज दिस भी 60 डिग्री। अब ये लाइट अंदर जाएगा तो किधर जाएगा, किधर जाएगा वही तो ढूंढना है एक्सपेरिमेंटली, अपना मर्जी से अंदर रे थोड़ी ना बना देना है। इस बार हमको एक्सपेरिमेंटल बात कर रहे हैं ना, तो अपना मन से नहीं बना देना है कि इधर जाएगा। हाँ, अंदाजा तो जरूर है कि वो टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ेगा टेंसर में, और बाहर निकलने समय फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल मुड़ेगा। तो एक्चुअली ये इमर्जेंट रे को हम ढूंढेंगे, इमर्जेंट रे ढूंढते सही थे ना, रिफ्रैक्टेड रे खुद मिल जाएगा। एक्चुअली इंसिडेंस पॉइंट मालूम है, इमर्जेंस पॉइंट पता चल जाए तो रिफ्रैक्टेड रे बन जाएगा। गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग? तो इंसिडेंस पॉइंट मालूम है, इमर्जेंट पॉइंट और इमर्जेंट रे का पता करना है। उसके लिए लैब में क्या किया जाता है, इतना काम करने के बाद ग्लास ब्लॉक को यहाँ वापस रख देंगे, जो ग्लास ब्लॉक दिया गया है। इतना लाइन वाइन बनाने के बाद हम लोग ग्लास ब्लॉक को वापस रखेंगे, और इस लाइन पर हम लोग 2 पिन गाड़ेंगे, थोड़ा दूर दूर में गाड़ना है। जितना दोनों पिन को एक दूसरे से जितना ज्यादा दूर रखोगे ना, आपका रिजल्ट का एक्यूरेसी उतना बेहतर होगा। तो दो पिन, पिन 1 एंड पिन 2, 2 पिन गाड़ देंगे, ठीक है, थोड़ा दूर दूर एक दूसरे से। और फिर उस पिन को हम इधर से देखेंगे, इधर से वो पिन को ढूंढेंगे कहाँ है, ठीक है। इधर से वो पिन देखने के समय आपको कहीं ना कहीं तो दिखेगा,
लेकिन लाइट एक्चुअली यहाँ से ऐसे मुड़ करके लैटरली डिस्प्लेस होके पहुंचेगी, तो आपको पिन भी लैटरली डिस्प्लेस दिखेगा, एक्चुअल जगह पे नहीं दिखेगा, वहां से हट के दिखेगा। आपको ये दोनों पिन समवेयर यहाँ दिखेगा, समवेयर हियर, कि ये पिन यहाँ कहीं है, ऐसा महसूस होगा जब आप ग्लास ब्लॉक के थ्रू उसे देखोगे। ठीक है, अब हम इमर्जेंट रे को कैसे ढूंढे, दैट इज द पॉइंट। इमर्जेंट रे ढूंढना अब हमारा काम है। हाउ टू गेट द इमर्जेंट रे? यहाँ से हम देख रहे हैं दोनों पिन उधर दिख रहा है मुझे, यहाँ इस लोकेशन में समवेयर दिख रहा है। ठीक है, अब अपना एक आंख बंद करके एक आंख को ऐसा लोकेशन में लाना है कि सिर्फ पिन 1 दिखे, पिन 1 दिखे और पिन 2 उसके पीछे छिप जाए। ऐसा कब होता है? जब कोई एक आदमी दिखे और उसके पीछे दूसरा आदमी छिप जाए। ये एक आदमी है और ये दूसरा आदमी है। ठीक है, आप अगर यहां कहीं खड़े हो तो आपको दोनों दिखेगा, दोनों दिखेगा डेफिनेटली। वैसे ही आप इमर्जेंट रे के अलावा कहीं और से देखोगे ना तो आपको दोनों पिन दिखेगा, दोनों पिन का इमेज दिखेगा, समवेयर यहाँ और यहाँ दिखेगा, लेकिन आप इधर कहीं से देखोगे तो आपको दोनों इमेज दिखेगा। लेकिन आप अपना आंख का लोकेशन चेंज करते हुए ऐसा जगह आ जाओ, यहां आ जाओ। ठीक है, ये पहला पिन का इमेज है, ये दूसरा पिन का इमेज है सपोज। ठीक है, तुम यहां से देखोगे आपको दोनों दिखेगा, इधर से देखोगे दोनों दिखेगा, लेकिन अगर आप यहां से देखोगे तो आपको सिर्फ आगे वाला पिन दिखेगा, पीछे वाला पिन उसके पीछे छिप जाएगा। तो जिस जगह से तुम्हें सिर्फ एक पिन दिख रहा है और ये महसूस हो रहा है कि दूसरा पिन उसी के पीछे छिप गया है, उस समय आप इन दोनों के बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में हो। तो वही जगह हमको ढूंढना है। एक आंख बंद करके हम दोनों इमेज को देखने का कोशिश करेंगे और ऐसा जगह में अपना आंख लाने का कोशिश करेंगे कि मुझे सिर्फ आगे वाला पिन का इमेज दिखे, उसके पीछे सेकंड पिन छिप जाए। तो जब हम ऐसा लोकेशन पे आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, अपना आंख को उसी लोकेशन पे रखते हुए हम एक और पिन अपने आंख के सामने गाड़ देंगे। ठीक है, सच दैट वो दोनों इमेज इस पिन के पीछे छिप। ठीक है, ऐसा जगह पे आ गए कि हमको वो पिन एक के पीछे एक दिख रहा है इन स्ट्रेट लाइन, उसी स्ट्रेट लाइन में एक और पिन गाड़ देना है और ये पिन के पीछे दोनों इमेज छिपता हुआ महसूस होने। ठीक है, इतना करते करते थक जाता है लोग जनरली, तो रिलैक्स अपना एक आंख जो बंद किए हुए थे खोल लो थोड़ा देर, रिलैक्स एंड आफ्टर सम टाइम थोड़ा और दूर होकर के फिर से उसी अलाइनमेंट में आओ, क्योंकि एक पॉइंट से आपको इमर्जेंट रे नहीं मिलने वाला। एक पॉइंट मिल गया तो किधर बनाओगे, इधर लाइन बनाओगे, इधर बनाओगे, इधर बनाओगे, इधर बनाओगे। एक पॉइंट से इमर्जेंट नहीं मिलने वाला। हाँ, दिस इज वन ऑफ द पॉइंट इन द इमर्जेंट रे, बट 2 पॉइंट ढूंढना है। तो आप दूसरा पॉइंट ढूंढने के लिए फिर से अपने आप को अलाइन करेंगे यहाँ। ओके, फिर से अपने आप को यहाँ अलाइन करेंगे, उसी जगह पे आएंगे कि इस पिन के पीछे दोनों इमेज छिप जाए और फिर उसी लोकेशन पर अपने आप को रखते हुए एक और पिन गाड़ देंगे कि चारों की चारों आपको एक स्ट्रेट लाइन में महसूस हो। 2 इमेज और 2 पिन चारों एक स्ट्रेट लाइन में महसूस हो, ऐसा जगह पे हम गाड़ देंगे। तो अब ये दोनों पिन जो है ना इमर्जेंट रे पर है, ये दोनों पिन इमर्जेंट रे पे। ठीक है, इमर्जेंट रे जिस दिशा से आएगा आपको इमेज उसी के बिहाइंड कहीं दिखेगा। इमर्जेंट रे जिस डायरेक्शन से आएगा इमेजेस आपको उसी के बिहाइंड दिखेगा, स्ट्रेट बिहाइंड। ये चीज 8th स्टैंडर्ड से रे डायग्राम में बोलते आ रहे हैं कि हमारे आंख में लाइट जिस एंगल में इन करता है उस लाइट के करस्पॉन्डिंग में हम उसी स्ट्रेट बिहाइंड कहीं इमेज देखते हैं। तो इमर्जेंट रे जिस एंगल में मेरे आंख में आएगा स्ट्रेट बिहाइंड हम इमेज यहाँ पे देख रहे थे। ओके, तो अब दोनों इमेज और ये दोनों पिन सब के सब एक स्ट्रेट लाइन में है, इमर्जेंट रे मिल गया। ये 2 पॉइंट से इमर्जेंट रे मिल गया। ठीक है, ये दोनों पे पेंसिल से सर्कल करके पिन हटा लेते हैं, यहाँ पर भी सर्कल करके पिन हटा लेते हैं, ग्लास ब्लॉक उठा के टीचर को लौटा देते हैं। अब काम हो गया है ऑलमोस्ट। अब हमें कैलकुलेशन का काम शुरू करना है। ठीक है, प्रोसीजर इज दिस मच। इमर्जेंट रे मिल गया है, तो अब हम इस इमर्जेंट रे को ड्रॉ कर देंगे। ओके,
इस इमर्जेंट रे को ड्रॉ कर देंगे ऐसे, 1 मिनट। आपने सब कुछ सही सही किया कि नहीं, इसका सबसे पहला चेकिंग है कि ये इंसिडेंस रे को डॉटेड लाइन से बढ़ा देना, और इमर्जेंट रे जो भी मिलेगा ना आपको, that must be parallel to this. ओके, फिलहाल तो हम अंदाज से किए हैं इसलिए मिटा करके बदल देंगे। एक्सपेरिमेंटली जब आप लोग करोगे तो दोनों पॉइंट को जोड़ोगे तो ये वाला इससे बिल्कुल क्या मिलेगा, पैरेलल मिलेगा। समझ रहे हो मेरा बात, ये लाइन आपको बिल्कुल पैरेलल मिलेगा। दोनों इमर्जेंट पॉइंट को जोड़ के पीछे खींच देना। ये इमर्जेंट रे हो गया, ये आपको इंसिडेंट से क्या मिलेगा, पैरेलल मिलेगा। सबसे पहले इस बात पर ध्यान दे लेना कि इंसिडेंट से ये पैरेलल है कि नहीं है, तो अपनी गलती ढूंढो, वापस से ग्लास ब्लॉक रखो और ध्यान से देखो कौन सा पिन का लोकेशन गलत है। ओके, ये जो रे मिलेगा इंसिडेंट से क्या मिलेगा, बिल्कुल पैरेलल मिलना चाहिए। पहला वेरिफिकेशन कि हम सही जा रहे हैं कि नहीं, दिस मस्ट बी बिल्कुल पैरेलल विद द इंसिडेंट डायरेक्शन। ये वेरीफाई हो गया तो 99% अब सब कुछ आगे ठीक ठाक रहेगा। तो ये हो गया इमर्जेंस पॉइंट, ये हो गया इंसिडेंस पॉइंट। रिफ्रैक्टेड रे बनाने में अब कोई दिक्कत नहीं है, ग्लास ब्लॉक यहां से हटाओ और इन दोनों को जोड़ दो, दैट्स द रिफ्रैक्टेड रे। गॉट इट? ये हो गया हमारा रिफ्रैक्टेड रे, ये हो गया इमर्जेंट रे। ठीक है, अब प्रोटेक्टर से ये एंगल नाप लो कितना है, और फिर क्या काम था हमारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना था ना, तो साइन आई बाई साइन आर कर लो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर हो जाएगा साइन आई बाई साइन आर। साइन आई तो हमने अपने से नाप के 30 60 कुछ लिया था, लेकिन आर तो खुद आएगा ना, आर कोई स्पेशल वैल्यू आएगा ये जरूरी है क्या, ऑब्वियसली नहीं, आर कुछ भी आ सकता है। इट मे बी 27 28 29, पता नहीं क्या आएगा, वो तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद पता चलेगा, तो स्पेशल वैल्यू तो आएगा नहीं। तो अब आर का तो स्पेशल वैल्यू है नहीं, क्या करें, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ढूंढना होगा। लैब में वो दिया नहीं जाएगा, लैब में आप लोग को ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, तो कैसे करेंगे। वैसे अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल प्रोवाइड किया जाता है तो हम आर नाप लेते हैं और यहाँ पुट कर देते हैं और वैल्यू दोनों का निकाल के डिवाइड कर देते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाता। बट लैब में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल नहीं मिलेगा, बिना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का काम करना। तब क्या करते हैं, यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज सीखने के लिए। हाँ बोलो, इतना करने के बाद अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल नहीं मिल रहा है हमें, तो हम यहाँ पर एक सर्कल बनाएंगे और कुछ मेजरमेंट के मदद से हम साइन आई और साइन आर का रेशियो ढूंढ लेंगे। क्या मैथमेटिकल मेजरमेंट, वही तो सीखना है यहाँ। हाँ लोग, यहाँ पे हम किसी भी खास रेडियस का एक सर्कल बना देंगे विथ दिस इंसिडेंस पॉइंट एज द सेंटर। मैंने ओ लिख दिया, इंसिडेंस पॉइंट एट द सेंटर, हम लोग यहाँ पर एक सर्कल बनाएंगे। And let this circle cut the incidence and refracted ray at some 2 points. अब इतना बड़ा भी मत बना देना कि इमर्जेंट को जाके काट दे, मुझे इंसिडेंस और रिफ्रैक्टेड को कट करना है। सर्कल इतना ही बड़ा बनाना कि वो इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड को कहीं ना कहीं कट करे। जितना बड़ा सर्कल बनाओगे एक्यूरेसी उतना बेटर होगा, लेकिन इतना ही बड़ा बनाना कि वो रिफ्रैक्टेड रे को कट करे, बाहर आके इसको ना कट। इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस नॉर्मल को थोड़ा बड़ा कर दो, नॉर्मल पहले से ही बड़ा बना लेना, दोबारा ओवर राइटिंग नहीं करना पड़ेगा।
ये नॉर्मल था हमारा। अब इस नॉर्मल से ये जो सर्कल इंसिडेंट रे को जहां इंटरसेक्ट किया ना, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, ठीक है। ये इंटरसेक्शन पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, गेटिंग इट। तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे सेट स्क्वायर। आई हैव ए स्मॉल सेट स्क्वायर हियर इन माय हैंड, इज सेट स्क्वायर। ज्योमेट्री बॉक्स में बहुत दिन से सेट स्क्वायर तुम लोग देखा, सोचता होगा इसका यूज क्या है, तो आज पहला बार इसका यूज करते हैं। इसका लॉन्गर साइड या कोई भी एक साइड आप नॉर्मल पे सटा लेना और इसे उठाते उठाते कहां ले जाना, जहां वो सर्कल को कट किया, इंसिडेंट रे सर्कल को जहां कट किया है वहां तक ले जाना एंड मेक अ नॉर्मल हियर लाइक दिस, ठीक है। हम बिना ये सब दिखाए भी कर सकते थे, लेकिन हम पूरा प्रैक्टिकल डिटेल में बता रहे हैं ताकि जब आप लोग प्रैक्टिकल करो तो वहां भी सुविधा हो काम करने में। ये नॉर्मल बना लेना। ये लेंथ के मदद से है ना साइन आई और साइन आर का वैल्यू निकलने वाला है। एक और लेंथ चाहिए, आई एम डूइंग, एक और यहां से, ठीक है, एक और यहां से। फिर इसको वैसे ही नॉर्मल में सटाएंगे और रिफ्रैक्टेड रे सर्कल को जहां कट किया है वहां लाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से, और यहां पर भी हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे फ्रॉम दिस इंटरसेक्टिंग पॉइंट टू द नॉर्मल, एक परपेंडिकुलर बना देंगे, ठीक है। अब कुछ नाम दे दे रहे हैं कैलकुलेशन का रेफरेंस के लिए। सपोज ए बी, यहाँ तो ओ दे दिए हैं, यहाँ सी, यहाँ डी, चलेगा। आगे बढ़े, आप लोग भी उतार लो मेरे साथ साथ, थोड़ा रे डायग्राम बनाने का प्रैक्टिस रखो। आई एग्री कि ये ऑनलाइन एग्जाम में रे डायग्राम नहीं बनाने को आएगा आप लोग को, बट ऑफलाइन एग्जाम जहां शुरू होगा यही सब आएगा ना। लाइट में तो ज्यादा रे डायग्राम ही होता है। वेल, अब साइन आई और साइन आर का वैल्यू बिना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की मदद से कैसे हो जाएगा। लुक, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें निकालना था ग्लास का विथ रिस्पेक्ट टू ए, दिस इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। अब ये कुछ लेंथ में बदल जाएगा, जरा ध्यान देना। ये रहा आई, ये रहा आर। अब जरा फिगर में देखो, आई एक राइट एंगल ट्राइंगल में है वहां। कैन यू ट्रेस आउट दैट ट्राइंगल इन विच दिस आई इज AOB। ट्राइंगल AOB पे नजर डालें। ट्राइंगल AOB में साइन आई को कौन सा दो साइड के रेशियो में लिखेंगे हम? साइन आई होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो एंगल आई के लिए परपेंडिकुलर कौन? AB, इसीलिए उसको ड्रॉ किए हम लोग। और हाइपोटेन्यूज कौन? OA, द रेडियस ऑफ द सर्कल। और नीचे साइन आर, साइन आर अगेन साइन तो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। आर किस ट्राइंगल में है? ODC, ट्राइंगल ODC। तो ट्राइंगल ODC में आर के लिए परपेंडिकुलर कौन? DC। तो यहां हो जाएगा DC बाय OC। OA और OC हम काट देंगे, क्यों? क्योंकि दोनों एक ही सर्कल का रेडियस है। ये दोनों कट जाएगा और बचेगा सिर्फ AB बाई DC। सिंस OA इक्वल टू OC इज इक्वल टू रेडाई ऑफ द सेम सर्कल, इसी सर्कल का वो रेडियस है, सो कैंसल इट। इसको उड़ा दिए, बचा जो वो दोनों लेंथ को नाप लो स्केल से। AB can easily be measured by the scale now and DC also। दोनों का लेंथ निकाल लो, आ जाएगा आंसर आपका, ठीक है। अब वो सर्कल अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग साइज का बनाएगा, तो AB और DC सब स्टूडेंट का प्रैक्टिकल लैब में अलग अलग आने वाला है, ठीक है। हाँ, एक दूसरे से चीटिंग करना है तो सब मिलजुल के एक ही सर्कल का रेडियस बनाना, तब सबका एक ही मेजरमेंट आ जाएगा, ओके। खैर, और ये डिवाइड करके वैल्यू जो आएगा ना, अगर सब कुछ सही सही किए हो तो ये वैल्यू 1.5 के ही आसपास है।
क्योंकि स्कूल लैब में जितने भी ग्लास ब्लॉक हैं सब नॉर्मल ग्लास का है, ऑर्डिनरी ग्लास, नॉर्मल ग्लास, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है। ग्लास 3 अलग अलग साइज का है स्कूल लैब में, लेकिन है तो सब ग्लास ही, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो सभी का सेम आने वाला है, सभी का। डिवाइड करके जो वैल्यू आएगा स्कूल लैब के ग्लास ब्लॉक्स में वो 1.5 ही आएगा, क्योंकि दे आर मेड ऑफ ऑर्डिनरी ग्लास। ऑर्डिनरी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है, क्रॉन ग्लास का होता तो 1.5 से थोड़ा ज्यादा, फ्लिंट का होता तो 1.6 समथिंग, है ना। वेल, तो दिस इज द फुल थिंग हियर। और यहाँ पे मेन हम लोग सीखें कि इस ढंग से अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल हो जाए जिसका हाइपोटेन्यूज सेम हो, तो ये दोनों परपेंडिकुलर का रेशियो से भी हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाता है। कैसे? आई होप यू अंडरस्टैंड। कुछ न्यूमेरिकल में ये नॉलेज काम आने वाला है। ओके, कुछ न्यूमेरिकल में भी यहाँ जो काम हम लोग किए ना, ये नॉलेज काम आने वाला है कुछ न्यूमेरिकल से, दिमाग में रखना। ओके, वेल, so that's all here experimental। अब ग्लास ब्लॉक का रिफ्रैक्शन एंड लैटरल डिस्प्लेसमेंट के बारे में, यहां तक अगर आप लोग समझ गए हो तो मैं इसे मिटा करके अगला टॉपिक की तरफ बढ़ूं क्या? वेल, एनी प्रॉब्लम अप टू हियर, एनीवन? गुड। तो अगला टॉपिक है हमारा लैटरल डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस बाय अ ग्लास ब्लॉक। ग्लास ब्लॉक लैटरल डिस्प्लेसमेंट जो प्रोड्यूस करता है उसके बारे में, एंड फैक्टर अफेक्टिंग द लैटरल डिस्प्लेसमेंट। मिटा दे, ये सब उतार लिया है। कैलकुलेशन yes. Everyone copied? Good. Well, lateral displacement डायग्राम दोबारा क्या बनाएंगे, इसी से ये सब हटा देते हैं। Well, lateral displacement produced by a glass block, इस डायग्राम में उस मैटर को समझेंगे। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पहला सरफेस पर डिविएशन कितना हुआ। मान लो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लो यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है सो 45 डिग्री है सपोज, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 30 डिग्री। देन सर मैं छोटा होगा ना, तो डिविएशन कितना हुआ? हाउ मच इज द एंगल ऑफ डिविएशन हियर? डिविएशन यही वाला एंगल है ना। हाउ मच इज द डिविएशन? 15, दैट इज I minus R। अब आप लोग इस बात को भी भली भांति तो बहुत बार रिपीट कर चुके हैं हम इस बात को कि ये एंगल को अगर हम R1 लिखें तो ये R1 और R2 दोनों बराबर होने वाला है। ये अगर 30 है तो ये भी 30 होगा, राइट। और ये दोनों एंगल अगर सेम हो गया, R2 यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द सेकेंड सरफेस कहलाएगा। R लिख देने से रिफ्रैक्शन नहीं हो गया। This I is the angle of incidence at first surface. R1 is the angle of refraction at first surface. R2 is the angle of incidence at the first surface. और इसको जनरली E से लिखते हैं हम, E या I2, E या I2। इसको I2 लिखेंगे तो इसको I1 करेंगे, फिलहाल E लिखते हैं, रहने दो। ये E किस फीलिंग से E लिख रहा हूं मैं? एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस, इमर्ज आउट कर गया ना वापस, एंगल ऑफ इमर्जेंस के फीलिंग से मैं इसे ई लिख रहा हूं।
अगर ये 30 है स्टूडेंट, बाय प्रिंसिपल और रिवर्सिबिलिटी यू कैन वेल अंडरस्टैंड कि एंगल ऑफ इमर्जेंस वापस से 45 होगा। तो यहाँ लाइट कितना डिविएट हुआ, अगेन 15, 30 से 15 हो गया, यहाँ पे 30 से 45 हो गया, 15 डिग्री बढ़ा, यहाँ 15 डिग्री घटा, यहाँ 15 डिग्री डिक्रीज हुआ, यहाँ 15 डिग्री इंक्रीज हुआ। डिविएशन एंगल हम यहाँ बनाए नहीं है, बना दे क्या, होगा 15 ही ना। ये लाइट इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ठीक है, ये वाला हो गया नॉर्मल, ये पूरा हो गया एंगल ऑफ इमर्जेंस, और ये हो गया एंगल ऑफ डिविएशन, ठीक है। ये लाइट का अपना पाथ हो गया ग्लास में, उतना उधर टर्न कर गया, तो ये वापस से 15 आएगा। कैन यू अंडरस्टैंड दैट? ये पूरा 45 होगा, दिस फुल इज 45। एक मिनट, ये होगा एंगल ऑफ डिविएशन और ये पूरा होगा एंगल ऑफ इमर्जेंस। ये पूरा होगा तुम्हारा कितना, 45 डिग्री, ठीक है। और ये होगा, ये 30 तो वर्टिकली अपोजिट, ये 30, ये 15 आएगा। तो डिविएशन यहाँ पे 15 डिग्री क्लॉकवाइज, यहाँ पे 15 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। डिविएशन एट द फर्स्ट सरफेस +15 ना, एंटी क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज -15, और यहाँ पे डिविएशन +15। यहाँ 15 डिग्री डिक्रीज हुआ, यहाँ 15 डिग्री बढ़ गया, और इमर्जेंट रे रह गया इंसिडेंट से पैरेलल। कैन यू नोटिस? So what is the net deviation produced by the whole glass block? The net deviation produced by the whole glass block is 0, क्योंकि एक जगह 15 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ा तो दूसरा जगह 15 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ गया, ओवरऑल वो इंसिडेंट से पैरेलल रह गया। जिधर इंसिडेंट रे जा रहा था, अगर ये ईस्ट है तो ये भी ईस्ट डायरेक्शन में ही जा रहा है, ये ईस्ट से 20 डिग्री नॉर्थ मुड़ा हुआ है तो ये भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, डायरेक्शन दोनों का सेम है, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, और पैरेलल लाइन के बीच का एंगल को 0 कहा जाता है। तो ओवरऑल डिविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द ग्लास ब्लॉक इज 0। डिविएशन का मतलब ओरिजिनल पाथ से मुड़ जाना, नहीं मुड़ा, जिधर जा रहा था उधर ही जा रहा है। नेट डिविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द होल ग्लास ब्लॉक इज 0, ठीक है। अगर पूछा जाए व्हाट इज द नेट डिविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द होल ग्लास ब्लॉक, 0। डिविएशन एट द फर्स्ट सरफेस I - R, डिविएशन एट द सेकेंड सरफेस E - R2, और दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, नेट डिविएशन 0। वेल, तो ग्लास ब्लॉक ने नेट डिविएट नहीं किया लाइट को, तो क्या किया, कुछ तो किया है, इसको लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये जो हुआ, दिस इज कॉल्ड लैटरल डिस्प्लेसमेंट, मतलब वो लाइट जो है सो टर्न नहीं किया है, क्या हुआ है, लैटरली शिफ्ट कर गया, साइडवाइज शिफ्ट कर गया, डायरेक्शन वही है, ओके, साइडवाइज शिफ्ट कर गया है, डायरेक्शन वही, गेटिंग इट? दिस इज कॉल्ड लैटरल डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन सेम है, साइडवाइज शिफ्ट कर गया, लैटरल साइडवाइज, तो दिस इज व्हाट लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ हमें क्या क्या सीखने को मिला है स्टूडेंट्स? पहला बात, नेट डिविएशन प्रोड्यूस बाय द ग्लास ब्लॉक, होल ग्लास ब्लॉक 0 है। दूसरी बात, R1 और R2 यहाँ जो फिगर में मार्क किए वो बराबर है, जिसमें से R1 इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट द फर्स्ट सरफेस एंड R2 इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द सेकेंड सरफेस। ये दोनों इक्वल होगा, 30 होगा कि नहीं होगा वो तो अलग बात है, इक्वल हो, अलग अलग मीडियम में अलग अलग होगा एंगल। एंड I and E पैरेलल साइडेड ग्लास ब्लॉक अगर है तो R1 और R2 बराबर होगा, तो फिर I और E भी बराबर होगा, एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो नेट डिविएशन 0, R1 = R2, I और E इक्वल। गॉट इट एवरीवन? इतनी बात
निकलते सामने, और साथ में लैटरली डिस्प्लेस हो जाएगा। अब इस डिस्प्लेसमेंट का फैक्टर के बारे में बातचीत करना है। तो बिफोर आई गो इन डीप अबाउट द फैक्टर ऑफ डिस्प्लेसमेंट, आप में से कोई जरा इधर रिपीट करो जरा बात को। वेल, आलोक, व्हाट इज द नेम टू दिस एंगल R1? एंगल R1 को क्या कहेंगे? सर R1 हो जाएगा आपका रिफ्रैक्शन एट द फर्स्ट सरफेस। Angle of refraction at the first surface. Well, good. And Saksham? Yeah, Saksham? ये R2 क्या होगा? इसको क्या नाम देंगे? R2, R2. R2 को क्या नाम दूं? सिफा, आरव आप बताओगे? आरव? यस सर, बता रहे। जल्दी जल्दी। anyone who is confident? R2 3-4 बार हम अभी तक बोले और तुम लोग एक बार नहीं बोल पाते। आप निकालो बात। सर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एट सेकंड सरफेस। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेकंड सरफेस। रिफ्रैक्शन कैसे कर सकते हैं? R2 हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो आके इंसिडेंस कर रहा है ना सेकंड सरफेस पर। R2 हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस एट सेकंड सरफेस। यहीं पे तो अधिकतर स्टूडेंट गलती करता है एग्जाम में। R लिखा हुआ है तो रिफ्रैक्शन सोचने लग जाता है। R इंसिडेंस है यहाँ पे, R2 इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द सेकंड सरफेस। R लिखने का फीलिंग बस इतना है कि ये दोनों इक्वल है इसलिए, या दोनों डेंसर मीडियम में है इसलिए, ऐसे ही लिखते हैं जब, लेकिन है वो। आनंद क्या है R2? सर एंगल ऑफ इंसिडेंस एट सेकंड सरफेस। गुड। R2 is the angle of incidence at the second surface. मानस, E को क्या कहेंगे? लिख लो ना, चारों का नाम लिख लो। I का नाम हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द फर्स्ट सरफेस। R1 का नाम हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस। R2 हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस एट सेकेंड सरफेस, और E हो गया, इसे एंगल ऑफ इमर्जेंस भी कह सकते हैं। E को हम एंगल ऑफ इमर्जेंस भी कह सकते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट सेकेंड सरफेस भी कह सकते हैं। E को दो चीज कह सकते हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंस फ्रॉम द ग्लास ब्लॉक या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट द सेकेंड सरफेस, E को। ठीक है। हैंस प्रूफ बहुत कम ध्यान देता है तुम लोग ऑनलाइन। अच्छी बात नहीं है। हम रोज रोज क्लास ले रहे हैं, पोर्शन खत्म करने के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, और आप लोग ऐसे करोगे तो कैसे के चलेगा? ध्यान तो दो कम से कम अच्छा से, और पीछे का चीज रीड करके आया करो हर नेक्स्ट क्लास में, नहीं तो आगे समझने में दिक्कत होगा। चलो अब लैटरल डिस्प्लेसमेंट के बारे में। About lateral displacement. Lateral displacement हम D से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको, lateral displacement। lateral displacement क्या है वो तो बड़ा साफ है।
कि ग्लास ब्लॉक से पार होने पर लाइट डिविएट नहीं करता, लैटरली शिफ्ट कर जाता, and the perpendicular distance between the incident direction and emergent ray is called lateral displacement. Definition तो बुक में मिल जाएगा. ओके नहीं है तो इस ढंग से फ्रेम कर लेना कि when a light passes through the glass block, net deviation is 0, but the light get laterally shifted. ठीक है, but the light get laterally shifted. धीरे I said when a ray of light passes through a glass block, when a ray of light passes through the glass block, the net deviation produced is 0. Net deviation produced is 0. मतलब deviate नहीं होता है. The net deviation produced is 0, comma, but emergent ray get laterally shifted, but the emergent ray get laterally shifted, full stop. The perpendicular distance between emergent ray and incident ray, the perpendicular distance between emergent ray and incident ray is called lateral displacement. The perpendicular distance between emergent ray and incident ray is called lateral displacement. खाली लास्ट लाइन भी डेफिनेशन में लिखोगे तो भी आई थिंक चलेगा. मेन तो वही है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज कॉल्ड लैटरल डिस्प्लेसमेंट. अब हम लोग को इसका फैक्टर्स पढ़ना है. तो पहला फैक्टर है स्टूडेंट कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ द ग्लास ब्लॉक. थिकनेस ऑफ ग्लास block. Lateral displacement directly proportional to thickness of glass block. Okay, समझ रहे बात को? अब थिकनेस ऑफ ग्लास ब्लॉक का मतलब क्या है? थिकनेस ऑफ ग्लास ब्लॉक का मतलब ये है, दिस पार्ट इज टर्म्ड एज थिकनेस ऑफ द ग्लास ब्लॉक स्टूडेंट, फ्रॉम हियर टू हियर. ओके इसमें अक्सर स्टूडेंट लोग कंफ्यूज करते हैं कि थिकनेस किसे कहते हैं. जैसे कि ये एक लकड़ी का ब्लॉक है मेरे हाथ. आई थिंक डायमेंशन समझ आ रहा होगा आप लोग को वीडियो में. ये ग्लास ब्लॉक है, सॉरी नॉट ग्लास ब्लॉक है तो वुडन ब्लॉक, बट ग्लास ब्लॉक भी कुछ वैसा ही रहेगा. थिकनेस किसको लेंगे हम लोग? एक्चुअली आप सोचोगे थिकनेस इसे लिया जाए ना, यहाँ पे थिकनेस हम लोग इसको नहीं करते. लाइट अगर ऊपर से इन करता है और नीचे से निकलता है तो हम इसको थिकनेस करते हैं, लेकिन यहाँ लाइट इस साइड से इन कर रहा है, इधर से इन करता है लाइट और इधर से आउट होता है. तो इधर से इन करता है, इधर से आउट होता है, तो दिस पार्ट इज रिफर्ड एज थिकनेस स्टूडेंट. ये मतलब ऐसे जो मोटा है सो नहीं, दिस पार्ट मतलब द डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट सरफेस एंड इमर्जेंट सरफेस इज टेकन एज थिकनेस. यहाँ थिकनेस किसको लेंगे? टॉप एंड बॉटम के बीच का गैप नहीं, इंसिडेंट सरफेस और इमर्जेंट सरफेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज टेकन एज थिकनेस. गेटिंग इट? तो थिकनेस यहाँ पे क्या है? डिस्टेंस बिटवीन, थिकनेस मतलब डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट सरफेस and emergent surface. Getting it?
थिकनेस ऑफ द ग्लास ब्लॉक जो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट सरफेस एंड इमर्जेंट सरफेस, और इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टूडेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर थिकनेस आधा होगा तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी आधा हो जाएगा। और ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ लैटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स अपॉन थिकनेस, इलस्ट्रेट योर आंसर विथ अ रे डायग्राम। ये बोर्ड में एग्जाम का बात करें तो इट इज अ वेरी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन बोर्ड एग्जाम कि हाउ lateral displacement produced by a glass block depend upon its thickness, illustrate your answer with the help of a diagram, ray diagram। तो रे डायग्राम में हमको अब ये दिखाना है कि थिकनेस कम बेसी करने पर लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी अकॉर्डिंगली बदल जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। थिकनेस आधा करने पर लैटरल डिस्प्लेसमेंट आधा हो जाएगा, ये हम दिखाते हैं रे डायग्राम में आपको। और यही डायग्राम आप लोग को बनाना है इस क्वेश्चन में भी, व्हाट आई सेड जस्ट नाउ। क्या था मेरा सवाल? थिकनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू lateral displacement, illustrate these things with the help of ray diagram। तो देखो हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, कोई खास थिकनेस है, lateral displacement डायग्राम में दिखा दिए हैं। अब थिकनेस आधा कर देते हैं और फिर से lateral displacement दिखाते हैं। ये ग्लास को यहाँ बीच से काट दिया। ऐसे ग्लास को काटना उतना आसान नहीं है, लेकिन पेन इज स्ट्रॉन्गर देन एनीथिंग। ये कट गया, आधा हो गया। ठीक है, नीचे वाला मिटा नहीं रहे हैं फॉर रेफरेंस। मान लो ग्लास ब्लॉक यहीं तक है, ठीक है, मान लो ग्लास ब्लॉक अब यहीं तक है। पी क्यू आर एस वाज द ओरिजिनल एंड पी क्यू डैश आर डैश एस इज द हाफ साइज ऑफ इट। अब जरा आप मुझे बताओ कि अगर हम रियली इस ग्लास को ऐसे सीधा काट के आधा हटा दें तो फर्स्ट पॉइंट पर लाइट जैसे मुड़ा था, क्या वो बदल जाएगा? फर्स्ट पॉइंट पर लाइट जैसे मुड़ा था वो तो अब भी वैसे ही मुड़ेगा। सेकेंड सरफेस से फर्स्ट सरफेस को थोड़ी ना कोई मतलब है। फर्स्ट सरफेस पर जैसे मुड़ा था वो तो वैसे ही मुड़ेगा। और ट्रेवल करके यहाँ पहुंचा, ये अब इमर्जेंट सरफेस यहीं पे है, यहाँ पहुंचा, इमर्जेंट सरफेस यहीं है, यहीं से बाहर निकल जाएगा, यहीं से बाहर निकल जाएगा, राइट। और यहां से अगर बाहर निकला तो तुम खुद ही देख लो क्या होगा। लेटरल डिस्प्लेसमेंट डेफिनेटली घटेगा, यू कैन फील दैट। ये लाइट अब यहां से बाहर निकल जाएगा, राइट। ये ऐसे आएगा और यहां से बाहर निकल जाएगा। थिकनेस अगर आपने आधा किया तो यू कैन सी लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी अप्रोक्सीमेटली आधा हो गया। मेजर करके एग्जैक्टली बना के देख लो, एग्जैक्टली आधा हो जाएगा। द टू आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फॉर ऑब्वियस रीजन। हियर दोनों ट्रायंगल में सिमिलैरिटी प्रूफ करके भी प्रूफ किया जा सकता है कि ये अगर फुल का आधा है तो ये डिस्टेंस भी फुल का आधा है। सिमिलैरिटी की मदद से इस बात को प्रूफ भी कर सकते हैं मैथमेटिकली। खैर, तो आई होप ये पॉइंट क्लियर है। और ये वाला चीज पूछ करके इलस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम बोल देगा तो ये रे डायग्राम बनाना, ठीक है, जिसमें दो ठो इमर्जेंट रे दिखाना, एक आधा थिकनेस में और एक उसका दुगुना थिकनेस। एंड इट इज क्लियरली शोइंग दैट की लैटरल डिस्प्लेसमेंट दोनों का अलग अलग है। ठीक है, इसको D1 लिख देना और ये फुल को D2 लिख देना। ठीक है, यहां से यहां T1 लिख देना और फुल को T2 लिख देना। T2 थिकनेस है तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट D2, T1 थिकनेस है तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट D1। इस बात को नीचे में शब्द में लिख देना, ये डायग्राम ड्रॉ करके लिख देना कि व्हेन द थिकनेस इज T1 lateral displacement is D1,
and when the thickness is T2, lateral displacement is D2. Very clear from the diagram, lateral displacement is directly related to thickness of the glass block. Got it? First factor is crystal clear. Any problem? Now come to the second point, students. Second point, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे बात कर देते हैं. एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर बढ़ाएंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस से डायरेक्टली रिलेटेड है. तुम खुद ही सोचो ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर हम बढ़ाएंगे तो ये जो डॉटेड लाइन है थोड़ा दूर चला जाएगा, तो इमर्जेंट से वो दूर चला जाएगा. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर हम बढ़ाएंगे, नहीं इसको जितना डिग्री बढ़ाते हैं ना, इसमें चेंज उससे कम होता है. सो ओवरऑल डिस्टेंस बढ़ता जाता है. ये बढ़ाते हैं, आई एग्री, आर भी बढ़ता है, बट इसमें तुम 10 डिग्री का चेंज करोगे तो यहाँ पे 2-3 डिग्री का चेंज, ये हमेशा छोटा ही रहेगा, चेंज भी छोटा रहेगा. तो इंसिडेंट और इमर्जेंट के बीच का गैप बढ़ता चला जाएगा इफ यू इंक्रीज द एंगल ऑफ इंसिडेंस. So as you increase the angle of incidence, lateral displacement increases. इसके लिए कोई रे डायग्राम नहीं बना रहे. आई होप यू आर गेटिंग इट. एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे स्टूडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे तो ये डॉटेड रे देखो दूर भागेगा. ये हुआ एंगल ऑफ, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इसको बढ़ा रहे हैं, डॉटेड रे दूर भागेगा, दूर भागेगा तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट नो डाउट बढ़ेगा. तो ये दोनों डायरेक्टली रिलेटेड है. क्लियर है? किसी को कोई ऑब्जेक्शन इस बात में? मानस, Alok, is this clear? Clear? Yes, sir. Good. Now come to the third point. Third point is about refractive index. Refractive index. Refractive index से भी directly related होगा. कैसे? थोड़ा डायग्राम एडिट करना होगा मुझे. मिटा दूं मैं ये डायग्राम, फ्रेश बनाऊं? Yes, sir. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर लैटरल डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली डिपेंड करेगा. हाउ दैट? हैव अ लुक. This is our glass block. This is a small scale in my hand. ये एक नॉर्मल बनाया, ये हो गया इंसिडेंस, रे डायग्राम बनाने का थोड़ा सीक्वेंस देखो हम कैसे कैसे बनाते हैं. हम हमेशा नॉर्मल को काफी इधर रखते हैं और इंसिडेंट रे को इस एज से थोड़ा पीछे रख लेते हैं. ऐसे ही हम हर बार बनाएं. हैव यू नोटिस दैट? अब देखो हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं. हम लोग बात करने जा रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर कैसे डिपेंड करेगा. ठीक है, मैंने बोला कि डायरेक्टली डिपेंड करेगा, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी कम. क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे टर्निंग ऑफ लाइट डिपेंड करता है. मैंने ये फीलिंग आप लोग को बिगनिंग ऑफ दिस चैप्टर में दिया था कि जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, लाइट उतना ज्यादा टर्न करेगा व्हेन पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर. तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत कम है तो व्हाट विल हैपन? लाइट बहुत थोड़ा बेंड करेगा, बहुत थोड़ा बेंड करेगा, तो समवेयर कुछ इधर आ जाएगा, राइट. थोड़ा बेंड करेगा, थोड़ा इधर आ जाएगा, और यहां से बाहर निकल जाएगा. पैरेलल हो गया जी. अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो पहला सरफेस पर ही लाइट थोड़ा सा बेंड करेगा, तो ये यहां से बाहर निकल जाएगा. लैटरल डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा दिखा रहे हैं हम अभी, समझ रहे बात को. और अगर ये ऐसा मटेरियल का जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अच्छा खासा ज्यादा है,
जैसे मान लो ऑर्डिनरी ग्लास का है, ऑर्डिनरी ग्लास का है तो ये यहाँ ऐसे निकल गया। और सपोज करो फ्लिंट ग्लास का है, फ्लिंट ग्लास का है तो पहला सरफेस पर भी लाइट ज्यादा मुड़ेगा, दूसरा पर भी ज्यादा मुड़ेगा। ओवरऑल नेट डिविएशन तो 0 होना है, चाहे फ्लिंट का हो या ऑर्डिनरी का हो। ऑर्डिनरी है तो पहला सरफेस पर थोड़ा मुड़ा, दूसरा सरफेस पर भी थोड़ा मुड़ा, और इंसिडेंट से पैरेलल हो गया, लैटरल डिस्प्लेसमेंट थोड़ा। और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है जैसे कि फ्लिंट ग्लास का है तो ज्यादा मुड़ेगा, पहला सरफेस पर भी इट विल बेंड मोर, पहला सरफेस पर भी इट विल बेंड मोर। अगर फ्लिंट का है तो कुछ इस तरफ चला आएगा, दूसरा सरफेस पर भी इट विल बेंड मोर, और अब अल्टीमेटली तो पैरेलल रहना है इसको। अल्टीमेटली तो पैरेलल रहेगा। ऑर्डिनरी ग्लास का है तो यहां से निकल गया, लैटरल डिस्प्लेसमेंट छोटा। फ्लिंट ग्लास का है तो ज्यादा मुड़ा, सेकंड सरफेस भी ज्यादा मुड़ा, अल्टीमेटली पैरेलल तो रहेगा ही रहेगा इंसिडेंट से, लेकिन लैटरल डिस्प्लेसमेंट तो ज्यादा हो गया। तो ये भी एक बड़ा फ्रिक्वेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि टू आइडेंटिकल ग्लास ब्लॉक, आइडेंटिकल बोलने का मतलब क्या, देखने में एक जैसा लग रहा है, मतलब फिजिकल साइज, लेंथ, ब्रेथ, हाइट बराबर, one made of ordinary glass, write the question. Two identical glass block, one of ordinary glass and other of flint glass. Two identical glass block, one of ordinary glass and other of flint glass. Which will produce more lateral displacement? क्या आंसर होना चाहिए? Which will produce more lateral displacement? What should be the answer, students? And why? क्वेश्चन लिख लिया? आनंद रिपीट करना क्वेश्चन को। सर लास्ट लाइन नहीं लिखा। हाँ, जितना लिखा उतना बोलो, हम कंप्लीट कर देंगे। The two identical glass block, one of ordinary glass and other of flint glass and other of flint glass. ग्लास का 3 वैरायटी उस टेबल में दिखाए थे ना, तो वन ऑफ ऑर्डिनरी ग्लास, अदर ऑफ फ्लिंट ग्लास, फुल स्टॉप। विच विल प्रोड्यूस ग्रेटर लैटरल डिस्प्लेसमेंट? विच विल प्रोड्यूस ग्रेटर lateral displacement? Harshit, please read the question once full. हर्षित है क्या, देखो तो नहीं है। ये बिना इंफॉर्मेशन का एब्सेंट करते हो ना, हमको अच्छा नहीं लगता है। जो भी एब्सेंट हो, 27 में सिर्फ 12 यहाँ और 3 यहाँ, 15 जन है। 27 में 15 जन है और बाकी एब्सेंट है विदाउट इंफॉर्मेशन। कटसी नहीं है स्टूडेंट, जब भी आप एब्सेंट होते हो ना तो यू शुड इन्फॉर्म मी बिफोर टाइम कि सर आज हम इस कारण से नहीं ज्वाइन कर पाएंगे। That's a general courtesy you also do. आदत डालो, मतलब पढ़ने आते हैं तो जब मर्जी तब आ जाओ, जब ऑफिस जाओगे ना तब पता चलेगा कि जिस दिन बिना इन्फॉर्म किए एब्सेंट करोगे तो। इट्स अ जनरल कर्टसी, करना चाहिए आपको। जो लोग हो यहाँ पे, प्लीज ओबे दिस थिंग। कोई भी कारण हो सकता है, अच्छा है कि यहाँ रिकॉर्डिंग भी हो जाता है इस ऐप में, लेकिन हम रोज रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। आप लोग कोई रिक्वेस्ट करोगे कि आज हम इस कारण से एब्सेंट रहेंगे, प्लीज रिकॉर्ड कर लेना, तभी रिकॉर्ड करेंगे अगला क्लास।
And it should be a general courtesy student ki inform karo if you are going to be absent. Well, friends, repeat the question. Yes, sir. Sir, two identical glass blocks of ordinary and another of flint glass. Which one have more refractive index? No. I said which will produce greater lateral displacement. यही Yes, बोले sir. थे. Yes, sir. Yes, Which sir. will produce greater lateral displacement. हाँ तो आंसर बताओ और रीजन बताओ. आंसर और रीजन जल्दी. Friends, from you only. Glass block of flint glass will produce greater lateral displacement for same angle of incidence, provided दोनों केस में angle of incidence भी same हो. Yeah, write it. Glass block made of flint glass will produce greater lateral displacement for a given angle of incidence. Block made of flint glass will produce greater lateral displacement for a given angle of incidence. Flint glass वाला ज्यादा produce करेगा for a given angle of incidence. Reason क्या लिखोगे? Since flint glass has greater refractive index than ordinary glass. That's it. Since flint glass has greater refractive index than ordinary glass. Harsh, repeat the answer. वो भी नहीं है. Harsh is there. Is there. Well, Atul, बोलो. आंसर रिपीट कर दो जरा. Sir, block made of flint glass produce more lateral displacement since flint glass have more refractive index than that of ordinary glass block. बस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है इसलिए ज्यादा लैटरल डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस किया. दैट्स इट. हाँ, फिर से block made of flint glass will produce greater lateral displacement since it have greater refractive index. Since it have greater refractive index. That's it. हाँ, अब अगला सवाल. अगर ग्लास ब्लॉक को पानी में डुबा दिया जाए तो व्हाट यू एक्सपेक्ट लैटरल डिस्प्लेसमेंट का क्या होने वाला है? आई रिपीट, ग्लास ब्लॉक को पानी में डुबा दो. हवा में जितना भी लैटरल डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर रहा था उसके कंपेयर में पानी के अंदर कितना लैटरल डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर रहा है? If a glass block is dipped in water, how the lateral displacement produced by it will change? Give reason. लिखो, क्वेश्चन लिख लो. How lateral displacement produced by a glass block changes? How lateral displacement produced by a glass block changes when it is dipped in water? How lateral displacement produced by a glass block changes when it is dipped in water? Answer लिखो. Lateral displacement will decrease. Lateral displacement will decrease. Reason लिखो. Since refractive index of glass with respect to water is less than refractive index of glass with respect to air. Since
refractive index of glass with respect to water is less than refractive index of glass with respect to air. ग्लास ब्लॉक जब एयर में था तो एयर के रिस्पेक्ट में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाज ग्रेटर, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वाटर कम हो जाते। कोई भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में ही हाईएस्ट होगा। सेम मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोई भी दूसरा मीडियम के रिस्पेक्ट में करोगे वो कम ही होगा। क्यों? आप भली बात यहां देख सकते हो। इसको अगर हम वेलोसिटी के टर्म्स में लिखे स्टूडेंट, अब इसका भी कारण पूछ दोगे तुम हमसे कि इसका कारण क्या है, ये कारण का कारण हम नीचे लिख रहे हैं। दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, राइट? वेलोसिटी के टर्म्स में ये इतना होगा, और ये क्या होगा? ये होगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर, जो कि C से लिखते हैं, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। इन दोनों फैक्टर का डिनोमिनेटर तो सेम है, नोमरेटर किसका ज्यादा है? नो डाउट एयर वाला केस में ज्यादा है। C, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, दैट इज द हाईएस्ट। कोई भी दूसरा मीडियम में जाके कम होगा। तो कोई भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में वही हाईएस्ट होगा। सेम मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोई भी दूसरा मीडियम के रिस्पेक्ट में करोगे तो कम ही होगा। तो आप इस ग्लास ब्लॉक को हवा में रखोगे, उसी समय सबसे हाईएस्ट लैटरल डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगा। किसी भी मीडियम में डुबा दोगे, लैटरल डिस्प्लेसमेंट विल डिक्रीज। गेटिंग इट? एयर में रखा तो कुछ इतना लैटरल डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हुआ, पानी में डुबा दिया तो बेंडिंग दोनों जगह घट गया, कम लैटरल डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हुआ। गॉट इट? याद रखोगे ये पानी में डुबाने वाला पॉइंट, ये पानी में डुबाने वाला पॉइंट बोर्ड एग्जाम में इस ढंग का ट्रेंड काफी बढ़ रहा है। लेंस को पानी में डुबा दिए तो क्या होगा, प्रिज्म को पानी में डुबा दिए तो क्या होगा, ग्लास ब्लॉक को पानी में डुबा दिए तो क्या होगा। तो फिलहाल ग्लास ब्लॉक में पहुंचे हैं एंड आई ट्राई टू एक्सप्लेन lateral displacement will decrease. Getting it? Lateral displacement will decrease. And the last point, मतलब ये थर्ड पॉइंट में ही था, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग, इस पे लैटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड कर रहा है, सराउंडिंग मीडियम पर भी डिपेंड कर रहा है। सराउंडिंग मीडियम बदले तो बदल गया लैटरल डिस्प्लेसमेंट, और ऑर्डिनरी से फ्लिंट ग्लास से ऑर्डिनरी करेंगे तो भी बदलेगा लैटरल डिस्प्लेसमेंट। एंड इसी थर्ड पॉइंट में एक और बात है, कलर को बदलना। याद है आप लोग को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली रिलेटेड टू वेवलेंथ हम लोग बात किए थे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फैक्टर बात किए थे इनवर्सली रिलेटेड टू वेवलेंथ। रेड का वेवलेंथ पानी में जाने के बाद भी अच्छा खासा हाई रह जाता है, जिस कारण से रेड सबसे कम बेंड करता है। रेड बेंड द लीस्ट क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लीस्ट है। वायलेट बेंड द मोस्ट एंड सो डज देयर लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी वेवलेंथ से इनवर्सली रिलेटेड होगा। इसे सेम पॉइंट में भी डाल सकते हो या फोर्थ पॉइंट बना सकते हो कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट इज इनवर्सली रिलेटेड टू वेवलेंथ। Actually, refractive index is inversely related to wavelength, so lateral displacement is also inversely related to wavelength. D is most for violet, violet सबसे ज्यादा बेंड करता है, and D is least for रेड कम मुड़ता है, वायलेट ज्यादा मुड़ता है। यही डायग्राम उसके लिए भी है। जैसे व्हाइट लाइट आया तो रेड कहीं यहां पहुंच जाएगा और वायलेट यहां, और बाकी सब उसके बीच में। गेटिंग इट? अच्छा, हैव अ लुक हियर।
व्हाइट लाइट जैसे इंसिडेंस किया, जब हम सिंगल रे बनाते हैं ना तो सिंगल कलर के लिए बनाते हैं, पॉलोक्रोमेटिक लाइट। सिंगल कलर लाइट को मोनोक्रोमेटिक लाइट कहते हैं, मोनोक्रोमेटिक। जैसे खाली येलो किए तो वो एक दिशा में जाएगा, लेकिन व्हाइट लाइट इंसिडेंस करोगे तो वो 7 रंग में बढ़ सकता है। इट मे हैव, इफ द थिकनेस इज हाई, ये गैप अच्छा खासा हो जाएगा और डिस्पर्सन सा हो सकता है, जिसमें रेड सबसे कम डिस्प्लेस होगा और वायलेट सबसे ज्यादा, क्योंकि वायलेट सबसे ज्यादा बेंड करेगा, रेड सबसे कम। रेड स्पीड बहुत थोड़ा डिक्रीज करता है ग्लास में इन करने पर, और वायलेट का अच्छा खासा चेंज हो जाता है, तो बेंड भी अच्छा खासा कर जाता है। तो lateral displacement most for violet and least for red. Got it up to here? अब इसका अगला टॉपिक मल्टीपल इमेज इन अ थिक मिरर, वो रिड्यूस सिलेबस में हटा दिया है। तो कंसाइज बुक का एक पार्ट यहाँ खत्म होता है स्टूडेंट। गो थ्रू द क्वेश्चन आंसर्स नाउ एंड आस्क योर डाउट इन द नेक्स्ट क्लास। उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। लिविंग टुडे हियर।